तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शेनलान एकेडमी के डीन ने योंग फाई और मेंग लियार की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन लोगों के पास अब एक ही ऑप्शन बच गया था कि वो लोग एल्डर उयांग को तलाश करें। मगर वो इस वक्त कहाँ है उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग फौरन से एल्डर उयांग के रिसेंटली लेटर को चेक करेंगे, जिसके जरिए वो लोग ये पता लगा सकते हैं कि एल्डर उयांग की लोकेशन कहाँ है। इसके लिए वो लोग लेटर रूम में जाते हैं, मगर वहाँ पर ऑलरेडी सिस्टर डोंगफेंग मौजूद होती है। उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए योंग फाई उसके बर्ड को बाहर लेकर आता है। ये देखते ही वो भी फिर उसके पीछे पीछे बाहर निकल आती है और उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो योंग फाई उसे वहाँ से बहुत ही दूर लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ मेंग लियार और बाकी लोग इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस लेटर रूम के अंदर चले जाते हैं। मगर वहाँ पर तो बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लेटर ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ योंग फाई मेंग लियार को किसी तरह वहाँ पे बिजी रखने की कोशिश करता है और उसके लिए वो अपनी जेड रुई को भी यूज कर देता है। उसकी जेड रुई अचानक से मेंग लियार के स्पीयर की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके साथ साथ वो स्टोन भी योंग फाई की बॉडी में चला जाता है। ये देखने के बाद वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और योंग फाई को छोड़कर वापस से लेटर रूम में आती है और योंग फाई उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर अचानक से वहाँ पर एक और बर्ड आ जाता है जो कि एक छोटा सा पेपर लेकर आता है और उसमें अनाउंसमेंट लिखी भी होती है। वो लोग देखते हैं कि ये लेटर तो डीन का है। डीन ने सब लोगों से कहा है कि सारे के सारे डिसाइपल फौरन से शेनलान एकेडमी के ऑडिटोरियम में इकट्ठे होना शुरू हो जाओ। ये सुनकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं कि अचानक से सब लोगों को क्यों बुलाया गया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे ऑडिटोरियम में जमा हो जाते हैं और सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। और फिर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि हम लोग उस एल्डर का पता लगाने ही वाले थे, इतने में अचानक डीन ने हम लोगों को फौरन से यहाँ पर बुला लिया। पता नहीं आखिर सभी क्या मसला हो गया कि हम सब लोगों को अचानक से यहाँ पे आना पड़ा है। मगर इतने में अचानक डीन वहाँ पर आ जाता है और वो उन सब लोगों से कहता है कि जितने भी स्टूडेंट इस कंपटीशन में इंजर्ड हुए हैं, सच में मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लग जाता तब तक मैं पूरी एकेडमी में मार्शल लॉ इम्पोज कर रहा हूँ, ताकि सब के सब लोग पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर रहो। और इसके अलावा एक और जरूरी बात, हमारा शानवू एकेडमी के साथ एक कंपटीशन होने वाला है। ये एक फ्रेंडली कंपटीशन होगा जो कि आज से तकरीबन 3 दिन के बाद होने वाला है। आज से पहले जो स्टूडेंट्स इस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किए जाते थे वो ट्रायल फील्ड की परफॉर्मेंस के बेस पर सिलेक्ट किए जाते थे, मगर इस मर्तबा सिलेक्शन बिल्कुल अलग तरीके से होगी। आज यहाँ पर कौन कौन सा डिसाइपल सिलेक्ट होने वाले हैं ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास ग्रेट स्टैचू मारा है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म से एक स्टैचू बाहर निकलता है जिसे वो लोग जनरल मारा कहते हैं। मास्टर उन लोगों को बताता है कि ये एंशिएंट मारा जज हमारी कल्टीवेशन को जज करते हुए तुम लोगों को अगले कंपटीशन के लिए सिलेक्ट करेगा। पिछले हजारों सालों में कभी भी इस स्टैचू ने कोई भी मिस्टेक नहीं की। ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि सुनो दोस्त, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सिलेक्ट होगा? तो दूसरा वाला कहता है इसमें पूछने वाली क्या बात है, हमारे शेनलान एकेडमी के टॉप 3 डिसाइपल से इसमें सिलेक्ट होंगे। और अगले सीन में हमें दोबारा से उसी स्टैचू को दिखाया जाता है। वो बोलते हुए कहता है कि हम लोग तुम्हारी विश के हिसाब से शेनलान एकेडमी के लिए कुछ डिसाइपल्स को चूज करेंगे, वो भी उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे। और हमें दिखाया जाता है कि उस स्टैचू के पीछे एक और स्टैचू होता है जो कि असल में एक लेडी का होता है। वो कहती है कि ये सिलेक्शन एक डेस्टिनी सिलेक्शन है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो मेल स्टैचू दोबारा से सामने आता है और अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपनी एनर्जी को पूरे ग्राउंड में फैला देता है और उस एनर्जी के जरिए वहाँ पे मौजूद जितने भी डिसाइपल हैं उन सब की कल्टीवेशन को चेक करता है। और सबसे पहले वो सीनियर लानफेंग का नाम नोट करता है और उसके बाद फिर दूसरा नाम आता है केविन जुओ का और फिर हमें तीसरा नाम एक लड़की का दिखाया जाता है जिसका नाम होंग जी है। उसका नाम सुनते ही वहाँ पे मौजूद कुछ डिसाइपल्स कहते हैं कि सुना है कि ये लड़की तो यांग फैमिली की 5th यंगेस्ट सिस्टर है। इसने जब वॉइड इल्यूजन ट्रायल को पास किया था तो इसने सारे के सारे डीमंस को एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। कहा जाता है कि इसके स्किल्स बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो 3 लोगों के नाम तो नोट हो जाते हैं जिस पर वो सब लोग समझ जाते हैं कि वाकई में ये तीनों डिसाइपल्स तो लाजवाब हैं। मगर अचानक से वो स्टैचू एक और नाम लिखना शुरू करता है जिस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि लगता है यहाँ पे एक और बंदे का नाम आने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि डीन उस स्टैचू को कंट्रोल करना शुरू करता है और कंट्रोल करते हुए उस पेपर पर एक चौथे डिसाइपल का नाम लिखता है। और हमें
दिखाया जाता है वो डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि योंग फाई होता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर योंग फाई को इस कंपटीशन के लिए क्यों सिलेक्ट किया गया है। मगर फिर उन लोगों से कहता है कि तुम जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हो तुम लोग प्रेसिडेंट जुओ के मेंशन में जाओ और वहाँ पर तुम लोगों की आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। और जो जो स्टूडेंट इस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुए वो अपना दिल छोटा ना करें। तुम सब लोग नेक्स्ट ईयर के लिए खूब मेहनत करो ताकि अगले साल तुम लोग इस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो जाओ। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंग फाई और मेंग लियार को। योंग फाई कहता है कि एल्डर ऊ यांग ने लास्ट लेटर जहाँ से भेजा है वो युनलुओ टाउन है और इस वक्त डीन मुझे जानबूझकर प्रेसिडेंट जुओ के मेंशन में भेज रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन्होंने जानबूझकर मेरा नाम उस लिस्ट में ऐड किया है ताकि मैं वहाँ पर जाकर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ। वो मेंग लियार से कहता है कि अब तुम लोग ही हो जो कि एल्डर ऊ यांग को ढूंढ सकते हो। तो प्रिंसेस चुनियन कहती है कि अच्छा मैं क्या करूं, तुम मुझे तो भूल ही गए। तो योंग फाई कहता है कि हाँ तुम भी युनलुओ टाउन में मेंग लियार के साथ चले जाओ, बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम कोई बड़ी मुसीबत खड़ी मत कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मगर दूसरी तरफ फिर ग्वानजी कहता है कि जरा एक मिनट रुको, अभी अभी तो डीन ने कहा है कि वो पूरे सेक्ट में मार्शल लॉ इम्पोज कर रहे हैं तो फिर हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे। तो फिर चुनियन कहती है कि मार्शल लॉ क्या होता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये लो बालों वाला केविन जुओ किसी भी सूरत हमसे जीतना नहीं चाहिए क्योंकि वो वैसे भी अब यहाँ से जा रहा है तो अब हमें रोकने वाला भी कोई नहीं। और मुझे तो लगता है कि अब हम लोगों को सिस्टर मेंग की भी जरूरत नहीं है, हम लोग ये काम खुद से कर सकते हैं। ये कहते ही वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई फौरन से प्रेसिडेंट जुओ के पास पहुंचता है मगर वो देखता है कि वहाँ पर तो पहले से ही केविन जुओ खड़ा हुआ है। जिसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है तो केविन जुओ उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मगर योंग फाई उससे कहता है कि अरे वाह तुम तो पहले से ही पहुँच गए, मुझे आने में थोड़ी सी ही देरी हुई है, चलो क्या तुम मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लोगे। तो केविन कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे कोई भी एक्शन लेने से मना किया है वरना मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी जिंदा वापस नहीं जाने देता। मगर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से वैसे भी वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं। ये सुनते ही योंग फाई से कहता है कि जहाँ तक भागने की बात है तो तुमसे अच्छा तो कोई भी नहीं भागता, तुम तो लास्ट टाइम तो खरगोश से भी ज्यादा तेज भाग रहे थे। इतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर होंग जी भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं जाओ तो मुझे अपने साथ ले जाना। मेरा नाम होंग जी है और मैं यांग फैमिली से बिलोंग करती हूँ मगर तुम लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ सिस्टर होंगी के पुकार सकते हो। मगर योंग फाई कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा नाम काफी अच्छा है। मगर फिर होंगी देखती है कि वहाँ पर सीनियर ब्रदर लानफेंग नहीं है जिस पर वो उन लोगों से कहती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। तो फिर केविन जुओ कहता है कि हम लोग जो ट्रेनिंग करने वाले हैं सीनियर लानफेंग ने ऑलरेडी ये ट्रेनिंग की हुई है। इतने में अचानक एल्डर जुओ की आवाज आती है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम सब लोग फौरन से ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों को उस स्टोन स्टैचू ने सिलेक्ट किया है तो इसीलिए तुम लोगों को अब मेरे एक ट्रायल से पास होकर आना होगा वरना तुम लोग यहाँ पर यूं ही मारे जाओगे। और हाँ अगर तुम लोग ट्रायल पास न कर पाओ तो मेरे पास मत आना, मैं तुम लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अंदर आते ही योंग फाई कहता है कि प्रेसिडेंट जुओ सच में ये एक एविल बंदा है मगर देखते हैं कि आखिर ये हमारे साथ क्या कुछ कर सकता है। और दूसरी तरफ केविन जुओ उसे मारने के बारे में कोई प्लानिंग बना रहा होता है जिसके बाद अचानक से योंग फाई को अपने पीछे कुछ दिखाई देता है जैसे कि किसी चीज में हलचल हुई हो। वो देखता है कि पीछे कुछ नोकीली चीजें हैं जिस पर योंग फाई कहता है कि सच में ये ओल्ड मैन तो सीरियस है, ये तो हमें आजमाने वाला है। चलो फिर देखते हैं कि ये मेरी डिवाइन बॉडी का कैसे सामना करता है। ये कहने के साथ वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ दौड़ते हुए उन लोगों से आगे निकल जाता है मगर आगे से बहुत सारे एरोज निकल कर आते हैं जो कि सीधा योंग फाई की तरफ आ रहे थे। योंग फाई फौरन से उन एरोज से बचते हुए वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाता है और बाकी पीछे दोनों डिसाइपल अपने वेपन्स निकाल कर उन एरोज को अपने पास आने से रोक देते हैं। और केविन जुओ के आइस स्टोन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उन एरोज को तोड़ते हुए योंग फाई के बिल्कुल पास से होके गुजरते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो योंग फाई पर ही हमला कर रहा हो। इतने में अचानक वहाँ पर कुछ पपेट्स आ जाते हैं जो कि उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं मगर योंग फाई मौके पर ही एक पपेट को वहीं पे ही निपटा देता है। और दूसरी तरफ होंग जी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए एक पपेट को वहीं पर ही रोक देती है और दूसरी तरफ योंग फाई फिर उसे किक मारते हुए पूरी तरह से ढेर कर देता है
है और तीसरा पपेट जैसे उसके पीछे आता है तो योंग फाई एक ही पंच के साथ उसे भी खत्म कर देता है, मगर उसका वेपन केविन जुओ के फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है, जिस पर वो काफी ज्यादा डर जाता है। मगर योंग फाई उससे कहता है कि चलो अब मुझे थैंक्स नहीं कहोगे क्या। और फिर दूसरी तरफ होंगजी कहती है कि अगर तुम वाकई में मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो फिर तुम मुझे अपना डिवाइन डिपार्टमेंट दे सकते हो। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों के सामने बहुत ही खतरनाक फायर आती है, जिसे देखते ही होंगजी फौरन से अपने सामने शील्ड फ्रेगमेंट्स को एक जगह जमा करके एक पावरफुल शील्ड एक्टिवेट कर लेती है, जो कि उस आग को उसकी तरफ आने से रोकती है। और दूसरी तरफ केविन जुओ अपनी आइस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस एनर्जी से बचाने की कोशिश करता है। ये देखते ही योंग फाई फौरन से उसे पकड़कर फौरन से लोंगजी की तरफ घसीट कर ले आता है। ऐसा योंग फाई ने इसीलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि केविन जुओ वो हम लोगों से आगे निकल जाएगा और हम लोग यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे। मगर फिर होंगजी पीछे मुड़कर देखती है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े हुए होते हैं, जिस पर वो कहती है कि पता नहीं तुम लोगों के क्या इरादे हैं। ये सुनते ही वो लोग फौरन से एक दूसरे के ऊपर से उतर जाते हैं और योंग फाई कहता है कि मुझे लगा कि ब्रदर जुओ खतरे में है, इसीलिए मैंने उसे बचाने की कोशिश की। मगर होंगजी अपनी शील्ड के जरिए देखती है कि वहाँ पर एक ड्रैगन खड़ा हुआ है, जो कि असल में ये आग उगल रहा है। वो कहती है कि हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। ये कहने के बाद वो भागते हुए सीधा उस ड्रैगन की तरफ जाती है और अपना स्पीयर भी लेकर उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और हम देखते हैं कि वो एक जंप लगाकर सीधा उसके फेस के पास जाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है तो दूसरी तरफ वो लड़की अपना स्पीयर निकालकर उसे मारने वाली होती है, मगर उसका स्पीयर तो ऊपर छत से टकराने लगता है, जिसकी वजह से वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये जगह इतनी छोटी है। और इस तरफ वो ड्रैगन जैसे आग उगलने वाला था तो बीच में योंग फाई अपना स्पीयर निकालता है और उसे सीधा उस ड्रैगन के मुंह पर दे मारता है। और इसी तरह फिर उस लड़की को भी मौका मिल जाता है और वो अपने स्पीयर के साथ उस ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ देती है। उसके एक अटैक के बाद वो ड्रैगन दोबारा से आंख तक नहीं खोल पाता, जिसके बाद वो लड़की फिर योंग फाई से कहती है कि हम दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो योंग फाई भी कहता है कि हाँ हम दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। ये कहने के बाद वो लोग फिर वहाँ से और आगे जाते हैं। आगे अंधेरा था तो उन लोगों के वहाँ पे पहुँचते ही अचानक से वहाँ पे मौजूद मशालें जलना शुरू हो जाती हैं। और फिर होंगजी कहती है कि शुक्र है कि यहाँ पे रास्ता बंद नहीं है, बल्कि आगे एक दरवाजा है। वो लोग उस गेट के पास जाते हैं और फिर केविन उस गेट के पास लिखा हुआ पढ़ता है कि ये गेट ऑफ लाइफ है। और दूसरी तरफ लिखा होता है कि इस रिंग के साथ दरवाजे को खोलो और अंदर चले जाओ। जिसके बाद केविन जुओ कहता है कि अच्छा हुआ कि मास्टर ने मुझे एंशिएंट कैरेक्टर्स को पढ़ना सिखा दिया था, मगर लगता है कि इस बेवकूफ योंग फाई को एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ना नहीं आती होगी। शायद मास्टर ने जानबूझकर एंशिएंट लैंग्वेज को यहाँ पर लिखा है ताकि वो योंग फाई के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके। ये लैंग्वेज आज से 10,000 साल पुरानी एंशिएंट लैंग्वेज है। मैं इस वक्त किसी भी स्पेल को कास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने स्पेल कास्ट किया तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ। और इस तरफ योंग फाई कहता है कि अगर मैंने ये एंशिएंट लैंग्वेज पढ़कर स्पेल कास्ट किया और इस दरवाजे को खोल दिया तो लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा कि मैं एंशिएंट लैंग्वेजेस जानता हूँ। इस तरह तो मेरा भांडा फूट जाएगा और इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि मैं इस तरह की लैंग्वेज कैसे रीड कर सकता हूँ। मगर वो लड़की उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आखिर इसमें ऐसा क्या मसला है? क्या यहाँ पे कोई मिस्ट्री है जो कि सोल्व नहीं हो रही? तो फिर केविन जुओ कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बस नॉर्मल दरवाजा है, हमें जाकर बस खोलना ही तो है। ये कहने की देर थी कि वो लड़की कहती है ठीक है तो फिर मैं जाकर खोल देती हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही करीब जाती है तो वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो लड़की दरवाजे पे लटकी हुई उस रिंग को जैसे ही खींचती है तो अचानक से उसके अंदर से एक ओरा निकलना शुरू होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और वो उस लड़की को वापस पीछे धकेल देता है। और हमें दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दरवाजा पूरी तरह से क्लोज होता है और उस दरवाजे पे बना हुआ डीमन पूरी तरह से जिंदा हो जाता है, जो कि उन लोगों को वहाँ पर देखते ही बहुत ही जोर जोर से धाड़ने लगता है। और जैसे ही उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ होंगजी अपना स्पीयर लेके उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उस पर एक बहुत ही जोरदार वार करती है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बीस्ट पूरी तरह से लोहे का बना हुआ होता है। ये देखने के बाद फिर योंग फाई अपने स्पिरिचुअल हैंड के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो बीस्ट जितना ज्यादा झटपटाता है योंग फाई को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर
पाता वो उस बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो बीस्ट उसे किसी तरह नीचे गिराना चाहता था, मगर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये देखने के बाद वो बीस्ट फिर अचानक से योंगफाई को मसलने के लिए फौरन से ऊपर की तरफ कूदता है। ये देखते ही योंगफाई फौरन से उसकी पीठ से नीचे उतर जाता है, क्योंकि अगर वो वहीं पे ही रहता तो वो मॉन्स्टर उसे छत के साथ टकराकर मसल देता। और योंगफाई सब लोगों से कहता है कि फौरन से पीछे हटो, मगर इतने में केविन जू अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान बच जाती है। और केविन जू कहता है, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी फेवर दी है, क्या थैंक यू नहीं बोलोगे? ये कहने की ही देर थी कि वो मॉन्स्टर अचानक से उस आइस को तोड़ना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर उस आइस से बाहर निकल आता है। ये देखते ही योंगफाई कहता है कि मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को किसी को भी मारने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से पीछे जाते ही अपनी लेजेंडरी कमान को बाहर निकालता है और उससे वो एरो शूट करने ही वाला होता है कि अचानक से वो बीस्ट बहुत ही जोर से धाड़ता है। उसकी धाड़ इतनी खतरनाक होती है कि योंगफाई को अपनी लेजेंडरी कमान नीचे छोड़नी पड़ती है और वो अपने कान बंद कर लेता है। और फिर इस तरफ केविन जू कहता है कि मास्टर की हेल्प की मदद से मैं योंगफाई को मार सकता हूँ और ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। मैं फौरन से एक स्पेल गेट ओपन करके यहाँ से निकल जाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो फौरन से एक छोटा सा क्रिस्टल उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है और हमें दिखाया जाता है योंगफाई की नजर उस पे पड़ जाती है और वो फौरन से उसी क्रिस्टल को जोर से लात मारते हुए केविन जू की तरफ थ्रो कर देता है। ये देखते ही वो मॉन्स्टर पे केविन जू की तरफ हमला करने के लिए आता है और वो तकरीबन उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में अचानक केविन जू फौरन से उस दरवाजे को लॉक करने का दोबारा से मंत्र पढ़ देता है, जिसकी वजह से उस गेट से निकलने वाली एनर्जी दोबारा से उस मॉन्स्टर को आकर पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए वापस से उसकी अपनी जगह दोबारा से सील कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर तो वहाँ पे लॉक हो जाता है और उसके साथ साथ वो दरवाजा भी खुल जाता है। ये देखकर योंगफाई उससे कहता है कि अरे वाह ब्रो, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें इस दरवाजे को खोलने का स्पेल मालूम है। तो फिर केविन जू कहता है कि ये तो बस मैंने बाय चांस ही बोल दिया। ये सुनकर होंगजी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक मर्तबा अपने स्किल्स को दोबारा से देख लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्किल्स आगे चलकर हमारे बहुत काम आएंगे। इतने में अचानक उन लोगों को मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम लोग जिंदा हो, चलो तो फिर अपनी अपनी सीट जाकर बैठ जाओ, हम लोग फौरन से आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से ही तुम लोगों की क्लास शुरू हो रही है और आज से ही हम लोग प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। वो उन लोगों को बताता है कि मैं आज तुम लोगों को ईस्टर्न एस्थेटिक्स के बारे में बताऊंगा और उसके साथ साथ वेस्टर्न रीजन और वेस्टर्न वॉरियर्स के बारे में भी बताऊंगा। इस वक्त हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ शानवू अकेडमी से है। शानवू अकेडमी के ज्यादातर वॉरियर्स एस्थेटिक्स वॉरियर्स हैं। उन लोगों में एक वॉरियर ऐसा है कि जो उन लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए तुम लोगों को उस पर अटेंशन ज्यादा देनी है। उसे ज्यादातर लोग लॉर्ड शेन वुई के नाम से पुकारते हैं। ये शानवू अकेडमी का नंबर 1 डिसाइपल है। ये न सिर्फ ईस्टर्न मार्शल आर्ट को जानता है बल्कि ये वेस्टर्न टेक्निक्स के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। मास्टर का ये लेक्चर सुनते सुनते अचानक योंगफाई को तो नींद आ जाती है, मगर दूसरी तरफ बाकी लोगों को वो पूरा का पूरा लेक्चर सुनना पड़ता है। और फिर जब वक्त गुजर जाता है तो वो लोग फौरन से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि ये स्पेशल ट्रेनिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन की थी, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे मुझे पूरा 1 साल हो गया है। मगर केविन जू से कहता है कि अरे तुम इतना ज्यादा बोर क्यों हो रही हो, ये इतना भी बुरा नहीं है। मगर योंगफाई उनका फायदा उठाते हुए फौरन से वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है और वो एल्डर जू के घर में घुसने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ पे जाके थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर सके। वो कहता है कि मेरे पास इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं होगा। मैं फौरन से एल्डर जू का घर ढूंढते ही ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करना शुरू करूंगा। इसके लिए वो सबसे पहले एल्डर जू का घर ढूंढने की कोशिश करता है और वो यहाँ वहाँ भागता रहता है, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था जहाँ से वो एल्डर जू के घर तक जा सके। मगर अचानक उसे याद आता है कि उसके पास तो डोंगफेंग का वो रेड क्रिस्टल भी मौजूद है। वो उसे जैसे ही बाहर निकालता है तो वो क्रिस्टल अचानक से उसे किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करने लगता है। और फिर डोंगफेंग को याद आता है कि जब उसने ये क्रिस्टल अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था तो डोंगफेंग इसके लिए बहुत ज्यादा नाराज हुई थी, मगर योंगफाई ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा न्यू ला कर दूंगा। तो डोंगफेंग ने कहा था कि तुम ऐसा न्यू नहीं बना सकते क्योंकि इस क्रिस्टल में डीन की ब्लेसिंग शामिल है। ये याद आने के बाद योंगफाई कहता है कि जरूर डीन मेरी मदद करना चाहते होंगे। ये कहने के बाद वो उस क्रिस्टल की एनर्जी को फॉलो करते हुए सीधा वहाँ से आगे बढ़ने लगता है जहाँ जहाँ वो क्रिस्टल उसे इशारा कर रहा होता है और उसकी एनर्जी जिस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही होती है योंगफाई भी उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़े से गेट के सामने आकर रुक जाता है, जिस पर वो कहता है कि जरूर
एल्डर जुओ का घर यही होगा। वो जैसे ही दरवाजे पर कूदकर दूसरी तरफ झांक कर देखता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी चींटी है। वो चींटी उस पैलेस में कभी दाएं तो कभी बाएं जा रही होती है, जिस पर योंगफे समझ जाता है कि ये यहाँ पर पहरा दे रही है। ये कहने के बाद वो फौरन से उसी क्रिस्टल को बाहर निकालता है तो उसे नजर आता है कि उस क्रिस्टल की एनर्जी बहुत ही जोर से चमकने लगी है, जिस पर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर इसे बहुत ही खास ब्रीथ फील हो रही है। मगर अचानक वो चींटी जैसे उसकी तरफ देखती है तो योंगफे फौरन से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वो चींटी उसे नहीं देख पाती। और दूसरी तरफ योंगफे कहता है कि मुझे यहाँ आने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बगैर किसी तैयारी के यहाँ पर पकड़ा जाऊँ। मुझे पूरा यकीन है कि इस गेट के अंदर जो भी चीज है वो डीन से रिलेटेड है। मगर इतने में अचानक प्रेसिडेंट जुओ पीछे आ जाता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी आवाज सुनते ही योंगफे थोड़ा सा डर जाता है, मगर फिर हंसते हुए कहता है कि अरे एल्डर, आप यहाँ पे कैसे? मैं असल में रास्ता भूल गया था और गलती से इस डायरेक्शन की तरफ निकल आया। मैं यहाँ पे पहली मर्तबा आया हूँ तो मुझे यहाँ पे रास्तों का पता ही नहीं चल रहा। असल में मुझे बहुत ही जोर का टॉयलेट आया था तो इसीलिए मैं टॉयलेट करने के लिए गया था, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मैं तो गलत डायरेक्शन पे आ गया हूँ। क्या आप मुझे वापस प्लीज घर तक छोड़ देंगे? तो एल्डर जुओ जानता था कि ये कोई फनकारी कर रहा है, मगर एल्डर जुओ भी जानबूझकर उसके सामने दिखावा करता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं। वैसे भी कोई भी बंदा यहाँ पे पहली मर्तबा आएगा तो वो लाजमी यहाँ पे भटक ही जाएगा, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए यहाँ पर गलती से भी मत भटकना। इतने में वहाँ पर दो बड़ी बड़ी चींटियां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर योंगफे डर जाता है, मगर वो चींटियां उसके पास आती हैं और अपने बड़े बड़े एंटीनास के साथ उसे हल्का सा टच करती हैं और फिर वहाँ से दोबारा से चली जाती हैं। जिसके बाद एल्डर जुओ उससे कहता है कि कभी भी इन बीस्ट के मुंह से काटे मत जाना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जिसके बाद योंगफे कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, क्या आप मुझे अब मेरे घर छोड़ सकते हैं? तो एल्डर कहता है कि ठीक है, मेरे पीछे आ जाओ। ये कहने के बाद वो उसे अपने पीछे ले जा रहा होता है और योंगफे कहता है कि शुक्र है कि इस मर्तबा लक अच्छा था, पता नहीं मेंगलियार और प्रिंसेस वो क्या कर रहे हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।